जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TDM क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी संविधान की यात्रा सीरीज में। हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम उससे संविधान की महत्वपूर्ण सीरीज यानी कि संविधान की यात्रा सीरीज के तहत राष्ट्रपति वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी बहुत अच्छी तरह से किया है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया। सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो दोनों टॉपिक नहीं देखा है तो संविधान की यात्रा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए, उसमें सभी वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए तथा उसको अच्छे से समझिए और उसकी जो टेस्ट है उसको दीजिए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है और अधिक मजबूत हो सके। तो अभी हम अगला हमारा टॉपिक चल रहा है मतलब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाला टॉपिक चल रहा है। पिछली व्याख्यान में हमने मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में समझा है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, उसे देखिए ताकि अगला जो हमारा टॉपिक है या फिर आगे जो भी टॉपिक होगा वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए आगे हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं तथा समझने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित और क्या क्या बातें हम लोगों को जाननी चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार अगर आप लोगों से पूछे तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 में था उसे समाप्त करके आर्टिकल 301 के तहत एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। यहां तक हमने पिछले व्याख्यान में बहुत बेहतर तरीके से चर्चा किया था। आज हम आगे की बातें पर चर्चा करेंगे, आगे की और क्या क्या बातें जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हो सकते हैं उन सभी बातों पर एक एक करके विचार करेंगे। तो अगला हमारा है, सबसे पहले मैंने बताया था मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख, भारतीय संविधान की इसका उल्लेख कहां पर पार्ट कितना में देखने को मिलता है, पार्ट 3 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल कहां से कहां तक देखने को मिलता है, 12 से 35 तक के अनुच्छेद में हमको भारतीय संविधान में क्या देखने को मिलता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मैंने कहा कि भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है और आज हम इसी अनुच्छेद को एक एक करके 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों की यात्रा करेंगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम पहला अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 12 को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या बोलता है। अनुच्छेद 12 किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 12 की अगर मैं बात करूं, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी में राज्य शब्द का मतलब होता है संपूर्ण राष्ट्र से लिया जाता है, न कि राज्य शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में संपूर्ण राष्ट्र के लिए किया जाता है, न कि एक पर्टिकुलर राज्य के लिए। इस राज्य शब्द का मतलब किसी एक पर्टिकुलर राज्य यानी कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान से न होकर संपूर्ण राष्ट्र से लिया जाता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। जैसे राज्य बोल दिया तो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है या फिर हमारा राज्य राजस्थान है या फिर यूपी है या बिहार है, इससे इसका ताल्लुकात नहीं है, इसका संबंध है संपूर्ण राष्ट्र से। यहाँ पर जो राज्य शब्द के बारे में बता रहा हूँ, इस राज्य शब्द का मतलब है संपूर्ण राष्ट्र से। क्लियर है इतना? तो इस राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, इससे संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 में देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं कि राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल में अगर मैं पहला देखूं, पहला अगर मैं बात करूं तो केंद्र,
केंद्र में कौन कौन शामिल रहेंगे? पहला तो रहेगा संसद, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। दूसरा होगा केंद्र सरकार, क्या रहेगा? दूसरा केंद्र सरकार। अगर मैं वहीं पर बात करूं, दूसरा बात करूं तो राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य में कौन कौन होंगे? एक तो विधानमंडल रहेगा, कौन रहेगा? विधानमंडल रहेगा। और दूसरा कौन सा रहेगा? राज्य सरकार। दूसरा कौन सा रहेगा? राज्य सरकार। और तीसरा अगर मैं बात करूं स्थानीय निकाय, किसकी बात करूं? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में दो प्रकार के होता है, एक ग्रामीण स्थानीय निकाय और दूसरा कौन सा होता है? शहरी स्थानीय निकाय। यानी कि स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ग्रामीण स्थानीय निकाय आएंगे और दूसरा कौन सा आएगा? शहरी स्थानीय निकाय आएगा। क्लियर है इतना? और चौथी कौन कौन सी आएगी? चौथी कौन सी आएगी? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक का मतलब जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है उसे कहा जाता है गैर संवैधानिक, या फिर वैधानिक संस्था भी कहा जा सकता है। वैधानिक कौन कौन से हो सकते हैं? गैर संवैधानिक या फिर वैधानिक संस्था कौन कौन से हो सकते हैं? LIC हो सकता है, SAIL हो सकता है, ONGC हो सकता है, इत्यादि प्रकार के जो गैर संवैधानिक या फिर वैधानिक संस्थाएं होती है वो भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और पांचवा आता है ऐसी संस्थाएं, ये एक या तो राज्य सरकार को वित्त देती है या फिर राज्य सरकार से वित्त लेती है, वे संस्थाएं भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसी समस्त संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो राज्य सरकार से वित्त लेती है अथवा वित्त देती है, वे सभी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे वे सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रश्न किस प्रकार से पूछता है? प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, इनमें से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता, या फिर इनमें से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है। इस टाइप से प्रश्न आप लोगों को कूट में बनाकर दे सकता है। पहला मैंने बताया कि केंद्र में कौन कौन आएंगे? संसद आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? केंद्र सरकार आएगा। इसमें कौन कौन केंद्रीय स्तर के जितने भी मंत्री होंगे वे सभी के सभी कहां आएंगे? केंद्र के अंतर्गत, यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा मैं बताया राज्य में मैं बताया कि राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, सभी राज्यों में वैसे तो विधानमंडल है भी नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में है, वे विधानमंडल भी इस राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा राज्य सरकार आएगा। और लोकल बॉडी में जो ग्रामीण स्थानीय निकाय होते हैं और दूसरा शहरी स्थानीय निकाय होता है, वे भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और गैर संवैधानिक निकाय या फिर वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक से मतलब है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में न हो उसको गैर संवैधानिक कहते हैं, और जिसका उल्लेख संविधान में होता है उसे कहा जाता है संवैधानिक निकाय। क्लियर है इतना? ये जो LIC वगैरह है वो गैर संवैधानिक निकाय होती हैं, ये भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और वे समस्त संस्थाएं जो राज्य सरकार को वित्त देती है या फिर राज्य सरकार से वित्त लेती है, वे संस्थाएं भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये तो था साथियों आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को राज्य शब्द की परिभाषा यानी कि आर्टिकल 12 आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप नोट करते जाइए ताकि आप लोगों के पास एक समझ के साथ साथ बेहतरीन नोट्स भी रहे, ताकि आप लोगों को रिवीजन के समय बहुत हेल्पफुल करेगा ये आपका नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 13। अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 13। अगला कौन सा है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में 4 बातों का उल्लेख है। पहला मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पहला क्या बता रहा हूं? आर्टिकल 13 यानी कि आर्टिकल 13 में 4 बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। और इस आर्टिकल 13 में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यायालय के अधिकार, न्यायालय के क्या क्या अधिकार है उससे संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 13 में देखने को मिलता है। सबसे पहले आर्टिकल 13(1) के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं तो ये बोलता है कि यदि राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई कानून या फिर विधि या फिर नियम, क्या होता है? राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई कानून, नियम या फिर विधि संविधान निर्माण के पहले बना हो,
क्या बोल रहा हूं मैं, यदि राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई नियम, विधि या फिर कानून संविधान के लागू होने के पहले बना हो और वह वर्तमान संविधान को लागू करने में बाधा उत्पन्न करता हो, तो ऐसे नियम या कानून या विधि को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर देता है या फिर कर सकता है। क्या कहा मैंने, शून्य घोषित का मतलब होता है कि मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, ऐसा नियम या कानून जिसका कोई प्रभाव नहीं होता उसे शून्य कहा जाता है। क्लियर है इतना। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, यदि राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई कानून, राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई कानून, नियम या विधि संविधान के लागू होने के पहले बना हो और वह वर्तमान संविधान के लागू होने को प्रभावित या फिर बाधा उत्पन्न करता हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। क्या है, इसको स्पष्ट रूप से लिखो, यदि राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई कानून, यदि राज्य द्वारा लागू कोई नियम, कानून संविधान के लागू होने के पहले बना हो, संविधान के लागू होने पहले बना हो तथा वह वर्तमान संविधान के लागू होने में बाधा उत्पन्न करता हो, लागू होने में क्या उत्पन्न करता हो, बाधा उत्पन्न करता हो। क्या कहे, क्या तो ऐसे नियम या कानून को, ऐसे नियम या फिर कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर देता है, शून्य घोषित करता है। क्लियर है इतना। ये आर्टिकल 13(1) की बात मैं आप लोगों को बता रहा था। क्या बताया, यदि राज्य के द्वारा लागू किया गया कानून या फिर नियम संविधान के लागू होने के पहले बना हो और वह वर्तमान संविधान के लागू होने में यदि बाधा उत्पन्न करता हो, तो ऐसे नियम या कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। शून्य का मतलब होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे नियम या कानून को क्या कहा जाता है, शून्य नियम या फिर शून्य कानून के नाम से जाना जाता है। अगला मैं आप लोगों को बता रहा हूं आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2). देखिए ये बताया था, पहले मैं बताया आर्टिकल 13(1) की बात बता रहा था, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं 13(2) के बारे में। 13(2) किस बात का उल्लेख करता है, इसको समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा प्रश्न जो है इसी आर्टिकल से देखने को मिलता है। यह अनुच्छेद किस बात का उल्लेख करता है, इसको समझिए। इस अनुच्छेद के तहत यदि संसद के द्वारा बनाया गया कोई नियम या कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे नियम या कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर देता है। क्या कहा मैंने, यदि संसद के द्वारा बनाया गया कोई नियम या फिर कानून क्या करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर संविधान के आधार पर संगत नहीं है, तो उस नियम या कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। क्लियर है इतना। चलिए लिखिए, यदि संसद द्वारा बनाए गए कोई, संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम या कानून, कोई नियम या फिर कानून क्या करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या फिर संविधान के आधार पर संगत नहीं है, तो ऐसे नियम कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर देता है।
क्या कर देता है, तो ऐसे नियम या कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर देता है। क्लियर है इतना। तो मैंने बताया आप लोगों को आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) में यदि राज्य के द्वारा लागू किया गया कोई नियम या कानून संविधान के लागू होने से पहले बना हो और वह वर्तमान संविधान के लागू होने को यदि बाधा करता है या फिर बाधा उत्पन्न करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। ये पहला बताया मैं। दूसरा आर्टिकल 13 का 2 बता रहा हूं मैं, यदि संसद के द्वारा बनाया गया कोई नियम या कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर वह क्या करता है, संविधान के आधार पर संगत नहीं है, तो वह सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, उसे रद्द कर देता है। इसे ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी कहा जाता है। इसीलिए ये आर्टिकल आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसको मैं पिछले आप लोगों की जो क्लासेस ले रहा था सुप्रीम कोर्ट वाला, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लेना। फिर भी मैं बता देता हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन वह होता है यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई निर्णय क्या है, उसको लगता है कि उसमें निर्णय में क्या करना है, सुधार करना है तो सुधार कर सकता है, या फिर स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णय में क्या कर सकता है, जांच या समीक्षा कर सकता है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। क्लियर है इतना। ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मैं बेहतर तरीके से समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट करके डला होगा, उसको आप देख लीजिए ताकि आपको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए अगला देखते हैं। ये 13 में मैं बता 4 बातों का उल्लेख है, अभी 2 बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, पहला और दूसरा। अगला हम देखते हैं तीसरा बातों का उल्लेख क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 13, अब देखते हैं आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 13(3) यानी कि अनुच्छेद 13(3) में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है, विधि शब्द की परिभाषा, विधि शब्द की परिभाषा। क्लियर है इतना। ठीक है, क्या दिया गया है, विधि शब्द की परिभाषा। ठीक है, अब विधि शब्द की परिभाषा क्या हो, इसमें से प्रश्न कैसे बनता है पहले उसको समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन सम्मिलित है या फिर विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, तो विधि शब्द की परिभाषा से क्या क्या मतलब, विधि शब्द में कौन कौन आएंगे, उससे संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 13(3) में देखने को मिलता है। अब विधि शब्द की परिभाषा में कौन कौन आएंगे, तो पहले देख ले विधि शब्द की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, इसको देख लिए। विधि शब्द की परिभाषा में कौन कौन शामिल होते हैं। पहला संसद, संसद या फिर विधानमंडल, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया विधि, विधि या फिर कानून। क्या कहा मैंने, ये संसद के द्वारा या फिर विधानमंडल के द्वारा बनाया गया विधि, नियम या कानून किसके अंतर्गत आता है, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है, पहला चीज। दूसरा कौन आएगा, दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जारी किया गया अध्यादेश। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत कौन जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय अगर राष्ट्र को लगता है, उस समय लगता है कि कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके क्या बनाता है, कानून बना देता है। ये मैं आप लोगों को राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी क्या होता है, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तीसरी बात है, इसमें लिख लीजिए, तीसरी बात इसमें आता है, सरकार, सरकार द्वारा जारी आदेश, आदेश या फिर अधिसूचना, अधिसूचना या फिर
परिपत्र, ठीक है। उसके बाद नियम या फिर विनियम इत्यादि जो है किसके अंतर्गत आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, आर्टिकल 13(3) में किस बात का उल्लेख है, विधि शब्द की परिभाषा के बारे में हमको देखने को मिलता है। और इस विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, पहला शामिल है संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया नियम या कानून, राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश और सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम या फिर विनियम किसके अंतर्गत आता है, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। क्लियर है इतना। तो देखिए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा, अब राज्यपाल किसके तहत 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है और 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये तो था विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आएंगे और कौन नहीं आएंगे। इनको छोड़कर जो भी आएंगे वो विधि शब्द की परिभाषा यानी कि आर्टिकल 13(3) के तहत नहीं आएंगे। क्लियर है इतना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको अगली वीडियो में आपके जो संशय या फिर आपकी जो डाउट है उसको मैं क्लियर करा दूंगा। अगला आप लोग देखिए आर्टिकल 13(4), आर्टिकल 13(4, ठीक है। आर्टिकल 13(4). अब आर्टिकल 13(4) में किस बात का उल्लेख देखने को मिलता है इसको भी समझिए। ठीक है, मैंने बताया 13(3) में कौन विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, विधि शब्द की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 13(3) में देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 13(4) किस बात का उल्लेख करता है, आर्टिकल 13(4) में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन क्या किसके अंतर्गत नहीं आएगा, अनुच्छेद 368 में क्या दिया हुआ है, संविधान संशोधन दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में किए गए संशोधन विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते, परिभाषा में नहीं आते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 13(4) क्या बोलता है कि अनुच्छेद 368 में क्या होता है, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। लेकिन आर्टिकल 13(4) ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में जितने भी संशोधन होंगे वो किसके अंतर्गत नहीं आएगा, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। और ये कब बोला गया है, इसके लिए 24वां संविधान संशोधन 1977 आता है। कब आता है, ये इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार 24वां संशोधन 1977 लेकर आती है और इसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में जितने भी संशोधन आएंगे वो क्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, आर्टिकल 13(3) यानी कि विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो साथियों आज की इस व्याख्यान में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि टीडीएम क्लासेस के माध्यम से निःशुल्क संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों का तैयारी एक और मजबूती हो सके और आपको जो प्रतियोगी परीक्षाओं में एक लाभ मिल सके। अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़े भी होंगे तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगर जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए मैं इनको इस आराम से बेहतर तरीके से बेसिक से एडवांस के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस प्रकार की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं आगे की एक परिचर्चा के साथ, जो ये हमारा मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है। मैं बताऊं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक होता है, तो मैं आज 12 और 13 को बताया हूं। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं अनुच्छेद 14 को समझाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।